हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। तो क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है सब। तो पिछले जो हमारा वीडियो था, लेक्चर था, उसमें हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 उसको पूरा सॉल्व करा था। ठीक है। उसमें जितने भी सवाल दिए गए थे, जो भी क्वेश्चन थे, उसको मैंने बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल समझाकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जो हमारा पिछला लेक्चर था। तो यार, जिस किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ। हालांकि पिछले 3 लेक्चर हमने इस जो चैप्टर नंबर 5 हमारा है, एपी मतलब समांतर श्रेणी का जो 5वां चैप्टर है, उसमें हमने 3 लेक्चर पिछले रिकॉर्ड कर दिए, मतलब उसको हमने अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उन लेक्चर को देखो। आपको तब जाके इस लेक्चर को देखना है, तब आपको पीछे से कनेक्ट हुई चीजें दिखाई देंगी। बाकी अगर पिछले 3 लेक्चर में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उसे कमेंट करो। कोई डाउट हो तो उसे पूछो, ठीक है। बाकी इस लेक्चर में हम जहाँ तक पढ़ चुके थे, मतलब एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.1 है, उसको हमने खत्म कर दिया था। उसके सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो बोलते हैं। तो एक भी क्वेश्चन में स्किप नहीं किया था, और सब क्वेश्चन हमने करवाया है। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो क्या था, हम्म, उसमें ये पूछा था कि एपी पहचानना कैसे है। जो उसमें क्वेश्चन दिए गए थे उसमें पूछा था एपी क्या होती है, पहचानना क्या है। किसी एपी में प्रथम पद दे दिया, मतलब फर्स्ट टर्म, जो समांतर श्रेणी है उसका किसी प्रथम पद दे दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, तो हमें एपी बनाने को बोल रहा है। हाँ। और क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि एपी क्या होती है। आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है, पूछ रहा है ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो उसके कुछ आगे वाले टर्म बताओ, 4 टर्म, 3 टर्म। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो जिस किसी ने भी अगर ये पीछे 3 वीडियो नहीं देखे तो यार प्लीज जाओ, पहले उसे देखो, फिर यहाँ पे आओ। क्योंकि अगर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है। आपको लिटरली बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपने उस एक्सरसाइज को सॉल्व किया तो। बहुत ही वो बेसिक से बिल्कुल समझो पी के। अब आगे हम जितने बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे थोड़ी मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा था उतना तक आपका तो बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए, मतलब उसे आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है जो भी इसमें। तो हाँ यार देखो, कोई आपको दिक्कत हो रही है समझने में, या कहीं किसी सवाल में आप अटक रहे हो, तो प्लीज मुझे उसे बताओ, उसे हम सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। बाकी अगर और भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, ठीक है। तो आगे बढ़े। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सभी लोग मस्त हो ना? देखो भाई, पहली बात, अपना ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। तो अपना ध्यान रखो, तुम स्वस्थ रहो तभी आगे पढ़ पाओगे, या कुछ काम करना चाहो तभी वो हो पाएगा, नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो अपना ध्यान रखो अच्छे से। तो सभी लोग कॉपी और पेन निकालो पहली बात। ऐसे नहीं कि बिल्कुल देख रहे हो, ऐसे सो कर देख रहे हैं। सो कर भी देखो तो कॉपी पेन कम से कम पास में रखो। ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल फिल्म चल रही है, लो भैया चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। एकदम मस्ती में पढ़ना है, लेकिन मस्ती के साथ ऐसा नहीं बिल्कुल दिमाग भी मस्त हो गया है। हाँ, कॉपी और पेन निकालो। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लिए, चलो शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने जहाँ से पढ़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। अ, तो
हेडिंग डाल लो। आज हम क्या पढ़ेंगे, हेडिंग में डालो आप, हेडिंग में क्या डालोगे आप, हेडिंग डाल लो आप ऐसा कि हेडिंग डाल लो। अरे यार ये मोटा हो गया ज़्यादा ना, दूसरा लेते हैं भाई इसको हटाओ, ये ज़्यादा ही मोटा हो रहा है भाई। भाई ब्लैक से हेडिंग लगती है तो अच्छा लगता है ना। चलो ठीक है, ब्लैक से हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग हमारी है एनथ, हेडिंग हमारी क्या है, एनथ टर्म्स। यार देखो जो कीवर्ड वाले हैं वो भी समझो, ठीक है, उनको भी समझाऊंगा। एनथ टर्म्स ऑफ एन ए पी, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। हिंदी में कहते हैं एनवा, एनवा पद, ठीक है, मतलब समांतर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का नवा पद, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई समांतर श्रेणी दे उसका हमें एनवा टर्म, मतलब कि एनवा पद, एन टर्म, इसका मतलब होता है कोई भी मन चाह टर्म, जो जौन सा जो कोई पद निकालना चाह रहे हैं उसको निकालने को बोलते हैं एनवा। जैसे एन की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एनवा पद का मतलब क्या हुआ, एन की जगह क्या हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, मतलब कुछ भी। जैसे आपको 100 चाहिए तो एन की जगह क्या दो 100, आपको 1 लाख आना चाहिए तो आप सब जो एन की जगह 1 लाख दो, 5 लाख, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है एन। एन का मतलब कि एन हमने बस डिफाइन कर दिया है कि एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, उसी को अगर कोई समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है तो उसका हमें क्वेश्चन हमें देगा कि इसका 5वां टर्म निकालो, इसका 6वां टर्म निकालो, इसका 23वां टर्म निकालो। तो उसी को निकालने की हम फार्मूला देखेंगे। तो उसको निकालने की जो प्रक्रिया उसे बोलते हैं nth टर्म्स, अर्थात nवां पद। बात समझ में इतना। जैसे आपको एक, मैं एपी दे रहा हूँ एक, जैसे एपी 1 2 4 6, ऐसे एपी मतलब तो आपसे पूछेगा कि दूसरा पद, दूसरा पद, तो ये दूसरा पद, पहला पद तो 2 होगा, दूसरा 4 है, तो दूसरा पद मतलब कि सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है 4। फिर अगर इसी तरह इसी तरह जाएगी तो फिर पूछे तीसरा टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड तीसरा कितना 6, और इसी से आपको बचा को इधर फिफ्थ टर्म, तो आपको बचा 2 4 6, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 10, इस तरह बढ़ेगा। तो 5वां टर्म क्या है 10। अरे बात समझे। तो nth टर्म का मतलब ये होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो कि एग्जाम्पल, अब अभी आपने समझा कि इनवर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का। जैसे इसी टर्म में कोई आपको अ, पूछ देगा कि हमें 8वां टर्म बताओ भाई, तो यार 8वां टर्म तुम निकाल के बताओ कमेंट में क्या होगा, 8वां टर्म, ठीक है। 8वां पद जो हमारा होगा यह इस सीरीज का, जो हमारी सीरीज दी हुई है 2 4 6 8 10, इसके आगे डॉट डॉट डॉट, इसका 8वां टर्म बताओ भाई, सबको बताना है जो भी देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट में लिखना है। दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे मैं दे दिया 3 7
11, 15, 19, ऐसे कोई सीरीज बढ़ती जा रही है। तो देखो यार, ये तो एपी है, पहले तो एपी तो होनी चाहिए। तो एपी पता करना क्या है कि नहीं, और उसका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म निकालना, प्रथम पद, इन चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। तो वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन देखो ये पहला टर्म इसे बोलते हैं। और ये जो दोनों के बीच में गैप होता है, किसी भी दो के बीच में, अगर वो सेम रहेगा तभी वो एपी होती है। और जो गैप निकलता है बार बार, डिफरेंस, अंतर, उसी को बोलते हैं। जैसे आज इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 4 का, इन दोनों के बीच में 4 का है, इन दोनों तो वही बार बार सेम आएगा, 4 का आएगा तभी एपी होगी। और एपी है मतलब, तो यहाँ पे 4 का आ रहा है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जिसे हम सार अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना है यहाँ पे, 4, और प्रथम पद कितना आ गया, 3। तो ये सब निकालना सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, तो इतना तो आप जानते हैं। अगर अब आप इस सीरीज को देखो, ठीक है यार, देखो रुक जाओ, इस चीज को अगले पेज पे लिख लेते हैं। क्या थी सीरीज, 3, 7, 11, 15, मतलब 15, 19, 23, इस तरह बढ़ती जा रही। तो प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम किससे दर्शाते हैं, ए से ना। फर्स्ट टर्म को हम किससे दर्शाते हैं भाई, फर्स्ट टर्म को हम किससे दर्शाते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए से दर्शाते हैं। तो ए का मान यहाँ पे कितना है, 3, और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, प्रथम पद तो ए 3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्व अंतर डी का मान कितना है यहाँ पे, 4। ये आपको समझ में आ गया। देखो यदि आपसे पहला पद तो दे दिया है, दूसरा पद पूछा तो क्या है 7, तीसरा क्या है 11, अब देख पा रहे हो। यदि हम पहला पद तो निकल गया है, पहले से दिया हुआ है, वो तो वैसे दिया रहता है। अगर यहाँ पर हम सेकेंड टर्म निकालें, सेकेंड टर्म, वो जो दिया है, जो 7 दिया है, उसी को हम निकाल रहे हैं। तो पहला पद 3, और दूसरा टर्म क्या है, यहाँ पर प्लस करते हैं, 3 पहला दिया हो, उसके 3 लिखिए प्लस, दूसरा दूसरा पद निकालना है ना, तो 2 माइनस 1, डिफरेंस कितना है, गुणे 4। तो ये देखो हमारा अगर दूसरा पद निकल के आएगा, देखो सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं, पहला पद दिया उसको इस तरह लिख लिया, प्लस दूसरा टर्म निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 1 गुणे कॉमन डिफरेंस का मान, तो यह जगह 3 है, प्लस 2 में से जगह 1 गुणे 4 का 4, दूसरा पद कितना आ गया 7, देखो 7 दिया ना। अब तीसरा टर्म निकाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं यार, देखो तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म, पहले तो प्रथम पद लिख लेना है, अर्थात फर्स्ट टर्म 3 प्लस, अब तीसरा टर्म निकालना है ना, तो इसके जो पहले पहले बार दूसरा निकालने यहाँ पे 2 लिखे, पहला पद तो दिया हुआ है, तो उसको निकालने की जरूरत ही क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखो ए का मान दिया है 3, तो उसको निकालने की जरूरत क्या है, लेकिन दूसरा भी दिया हुआ है, तो उसको हम निकाल रहे हैं कि कैसा कैसे आ रहा है। तो 3 प्लस, दूसरा है तो 2 माइनस 1, अब गुणे कॉमन डिफरेंस को गुणा कर देंगे। अब इसी तरह तीसरा निकाल रहे हैं, तो पहला पद लिख लिए प्लस, ब्रैकेट में तीसरा निकाल रहे हैं 3 माइनस 1, ये माइनस 1 हमेशा घटाना है, गुणे कॉमन डिफरेंस का मान। अब 3, अब 3 में जब 2, 2 गुणे 4 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो ये हमारा है तीसरा पद। इसी प्रकार हम चौथा निकालें, चौथा पद तो पहला पद प्लस चौथा पद है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 जितना होगा उसमें से माइनस से 1 कर देंगे, गुणे कॉमन डिफरेंस को गुणा कर देना, कितना आ जाएगा 3, प्लस 4 में से एक जगह 3, 3 चौको 12, ये हो जाएगा 15, जोड़ देंगे तो देखो 15 आया ना। इसी प्रकार आप पांचवा निकाल सकते हो, पांचवा पद सिंपल है, कुछ नहीं, 3, पांचवा तो 5 माइनस 1, अब गुणे कॉमन डिफरेंस को गुणा कर देना, जो भी कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर जो है 4, अब इसको गुणा कर देंगे 3, यहाँ पे 5 में जाएगा 4, 4 यहाँ पे भी 4 गुणे 4 16, 16, तो 3 प्लस 16 कितना हो जाएगा 19, अर्थात 19। अब देखो, आप देख रहे हो कि जो पद निकालना है उसमें से एक हम बार बार घटा रहे हैं, जैसे तीसरा निकालना था तो 3 में से 1, दूसरा निकालना था 2 में से 1 घटा कर, पहला पद तो ऐसे सेम लिख दे रहे हैं,
और जो निकालना है, जैसे दूसरा निकालना था, दो में से घटाकर उसमें कॉमन डिफरेंस से गुणा, तीसरा निकालना था तो तीन में से एक घटाकर उसमें कॉमन डिफरेंस का गुणा, चौथा निकालना था तो चार में से एक घटाना है, पांचवा निकालना है तो पांच में से एक घटाकर कॉमन डिफरेंस का गुणा, और फर्स्ट टर्म समेत जोड़ते रहना है। कितना सिंपल है ना। तो इसी प्रकार आपसे कोई बोल दे, अगले पेज पर ले रहे हैं कि हमें 100वां पद निकालना है, उस जो सीरीज दी हुई उसका 100वां पद, कौन सा पद, 100 नंबर का, ए हंड्रेड का मतलब कि 100वां जो 100 नंबर पे आएगा। तो हम पहला टर्म तो वैसे लिख देंगे 3 प्लस, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है, पहले 100 लिखना है, फिर -1, -1 हमसे घटाना है। अब गुणा कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस जो 4 है बस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, प्लस से आप गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ 100 में से घटाए तो 99 कटा हुआ, 99 × 4। अब देखो इसको गुणा कर लो यार, 3 प्लस, पहले गुणा होगा ना, बोर्ड मास के नियम से पहले यहाँ पे गुणा होगा, बोर्ड मास के नियम से यार, क्लास 6th 7th में पढ़े हो यार, बोर्ड मास का नियम होता है तो पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, मतलब पहले ब्रैकेट वाला साल होता है, फिर ऑफ मैंने का फिर डिवाइड भाग, फिर मल्टीप्लाई में जोड़ का, फिर ऐड मतलब कि एडिशन जोड़, फिर सब्ट्रैक्ट घटाना। तो पहले गुणा होगा, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है ना तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 4×9 = 36, 4×36 = 3 = 39। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 399, 396, 3 जोड़ देना यार, तो हमारा 100वां टर्म कितना आ गया 399। बस समझ आई। जो जो कोई भी टर्म निकालना हो तो बस उसमें क्या करना है, पहले टर्म को लिखना है, उसमें से एक घटाना है, उसमें कॉमन डिफरेंस का गुणा कर देना है। तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि कोई टर्म निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा, आप समझ में आई। तो यदि जो हम एपी ले रहे हैं, देखो आप, ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एपी हम जो ले रहे हैं, मान लो कि कोई एपी सीरीज हम कॉमन एपी ले रहे हैं, ठीक है। अब तुम निकाल सकते हो इसे ना, अब आगे हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो कोई देखो एपी आप ले रहे हो, मान लो कि इसका पहला टर्म क्या है, A1, पहला टर्म A1, दूसरा क्या है A2, मतलब वो सीरीज जो चल रही है उसका पहला टर्म क्या है A1, फिर दूसरा A2, A3, A4, इस तरह सीरीज पूरी चलती जा रही है, बात समझ में आई। पांचवा A5 हो जाएगा, छठवां A6, इसी तरह चलती जाएगी। और जो मान लो कि कोई NH टर्म, मतलब तो वो NH टर्म कितना आएगा AN, उसके आगे भी बढ़ती जाएगी भाई, अगर इनफाइनाइट तक जाएगी तो पहला टर्म तो क्या हो गया A1। यदि हम पहला टर्म को मान लो, यदि हम पहला टर्म को A1 को यदि हम A से लिख दे, A1 बराबर A, मतलब पहला जो टर्म हमारा था क्या है A, फर्स्ट टर्म को हम A से दर्शा दे, कुछ नहीं A1 की जगह A लिख देना है, अभी समझो कौन। और कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो है इस AP का, मान लो D है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यदि पहला टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस क्या है पहले से दिया हुआ है, ये हम एक जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। पहला टर्म A1 A हो गया, A1 की जगह A, और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। यदि दूसरा टर्म है पता करना हो A2, तो इसे कैसे निकालते हैं, पहले टर्म में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको जोड़ देते हैं तभी दूसरा प्राप्त होता है ना। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 = A1, A1 जो पहला टर्म है प्लस कितना कॉमन डिफरेंस D, और A1 की जगह हम कितना लिए थे A + D, समझ में आई। तो A2 का मान हो गया, देख रहे हो। अब A3 निकालो, A3 कितना आ जाएगा, ये तीसरा वाला। तो पिछले वाले में जो होता है, जो पिछला वाला आया होता है उसमें यदि हम D मतलब कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो तीसरा वाला मिल जाएगा हमें। तो पिछला वाला कितना आया था A + D आया था ना, अरे भाई A+A2 में जो दूसरा टर्म है इसमें D जोड़ दोगे तो हमें तीसरा मिल जाएगा, वही हम निकाल रहे हैं। तो अब A2 + D कर दिए। अब A2 को जो यहाँ पे आया है ये वाला, इसको रख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको रख देंगे तो हो जाएगा A + D, A2 जो है A + D रख दिया, +D यहाँ बाहर है, बस। अब A और A + D है, यहाँ +D, A एक साथ, और D और D प्लस कितना आ जाएगा 2D, एक A यहाँ पे और एक D, तो A तो कोई है नहीं तो A अकेला हो जाएगा।
एक डी यहाँ पे, एक डी यहाँ पे, 2D। बात समझ आई। इसी प्रकार आगे देखो, ए फोर निकालेंगे तो पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, A3 + D। पिछला वाला कितना आया था अभी, A3 कितना आया था, A+2D आया था ना। अब इसमें कितना जोड़ना है, ए वाला। भाई A3 जगह तो पूरा हमें लिख दिया, और डी की जगह यहाँ डी हम रख देंगे। अब देखो ए तो इसी तरह उतर जाएगा, और यहाँ पर 2D, यहाँ पर डी है, तो ये जगह 3D। बात समझ आ रही है, कुछ पैटर्न समझ आ रहा है। यह पिछले साल में कराया था उसी तरह पैटर्न देखो मिलेगा। अब एक पांचवा में प्राप्त करना है तो पिछले वाले में जो 4 वाला टर्म चौथा, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ना है। भाई ये तो एपी की परिभाषा होती है ना, A4 + D, तो कितना हो जाएगा ए, और A4 कितना आया अभी यहाँ पे देखो, A+3D आया है, तो A+3D और प्लस डी, तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ए, और ये 3D और ये डी, ए तो इसी तरह, और ये 3D और ये डी, ये हो जाएगा 4D। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। अगर आपसे कोई एनवा टर्म पूछ देगी, एन टर्म क्या हो, जैसे ये 4 5, अब इसी तरह इनके जगह बस एन रख देना है। तो पिछला टर्म लगी एन, एन का मतलब क्या होगा, जो पिछला टर्म AN-1, भाई जो हमारा एन टर्म होगा, मतलब उससे पिछले वाला टर्म तो N-1 वाला भी होगा ना, उससे मतलब पिछले वाला यही होगा ना, और इसमें हमको डी जोड़ना है, मतलब कॉमन डिफरेंस, तभी तो ये आएगा बस। और इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ पर 5 था तो यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे लास्ट में देखो कितना आया है, 3। तो यहाँ पर प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर N-1 आएगा इंटू डी। बस समझ आई। इसको नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, इसको समझो, देखो इसको समझो यार, इनमें नहीं, तो हमने जैसे पिछले और दो सीरीज देखे, A1 2 A3 A4, जो टर्म देखे, जो पद हम देखे, देखो यहाँ पे 4 था ना, तो इस पहले तो पहला टर्म लिख देंगे, देखो A4 बराबर लास्ट में कितना है, A+3D, तो पहले तो पहला टर्म मतलब कि ए लिख देंगे, पहला टर्म क्या है ए, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आया मतलब एक कम, और यहाँ पे 5 आया तो कितना आया है, 4, मतलब एक कम लिखना है। तो यहाँ पे n है तो एक कम कितना आ जाएगा, N-1, ठीक। और यहाँ पर क्या था, डी का सब में क्या था, गुणा था, तो यहाँ पर डी लिख देंगे। समझ में आया। तो ये देखो यार, ये हमारा फार्मूला आ गया, जनरल टर्म किसी भी एपी का निकालना हो, और वैसे भी आपको हमने फील भी करवाया है कि किसी एपी को देकर कैसे वो बढ़ रहा है, तो कैसे पद अगला पद निकाला जा रहा है, ताकि जिसको समझना था वो पीछे थोड़ा वीडियो को बैक करके देखो, आपको समझ आए कैसे निकला है, और जिसको बाकी याद करना है तो याद कर लो, ठीक है। दोनों चीजें सेम है, मतलब कि अगर आपको कोई टर्म कोई पद निकालना हो, जैसे 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां 200वां 500वां, तो आप आपको यन की जगह बस उसको उसका मान रखना है, और ए मतलब कि ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसे हिंदी में सार अंतर बोलते हैं, इसे फर्स्ट टर्म को प्रथम पद, प्रथम, यार छोटा इसको लिखते हैं, ठीक है, प्रथम बस समझ आई। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, AN इक्वल टू A+N-1D, और यहाँ पर जो हमारा है क्या है, ए प्रथम पद पहला पद है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, एन जो पद निकाल रहे हैं, जो जिसका मान हमें चाहिए सीरीज में, एपी वाले में। तो किसी भी एन टर्म के लिए, बात समझ आ रही है, इतना जो समझाया कोई, जितने बच्चे को समझाया ना, तो इस प्रकार एन टर्म का फार्मूला निकल कर आया है, ए एन इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। कोई दिक्कत, पिछले पैटर्न को हमने देखा जो, उससे तो पता चल गया ना कि इस ये फार्मूला कैसे आया है, तो इसको आप बिल्कुल याद रख लो। अब इस पे जो भी सवाल आएंगे उस पे हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ,
देखो यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। किसी भी समांतर श्रेणी का किस जो कोई पद निकालना हो किसी समांतर श्रेणी का एपी का, तो ये फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखो, ठीक है, समझ में आएगा। और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो पर्टिकुलर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, इस फार्मूले को इसे बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब समांतर श्रेणी का सामान्य पद। कैसे निकालते हैं, इसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का सामान्य पद, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी का सामान्य पद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर बता रहा हूँ, देखो हमने कहाँ शुरू किया था, यहाँ शुरू किया तो एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बारे में हमने इस एग्जाम्पल्स देखे, फिर ये देखा, फिर ये देखो यहाँ फार्मूला हमें कैसे यहाँ पे आया। ये हमारी जनरल एपी जो होती है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी। तो हमने A1 जो पहला पद था A1 उसको हमने A मान लिया, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है D। बस अब A2 क्या हो, पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस को जोड़ कर मिलता है, A3 इस पिछले वाले में D जोड़ कर मिलता है। इस तरह आगे बढ़ते गए बस। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा फार्मूला, इसको हमने पैटर्न को देखते हुए फार्मूला को बना लिया अपने दिमाग में। यार इससे भी आप देख सकते हो कैसे मैंने समझाया है। और यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस कॉमन जो जनरल एपी होती है उसको भी लेकर मैंने समझा दिया। तो फार्मूला हो गया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एन डी। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको सवाल लगाते हैं इस पे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यार आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसका ही मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। जो एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी में दिए एग्जाम्पल नंबर 3 बोला है फाइंड द, मैं सवाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप एक बार खुद से पहले अपने आप करो। फाइंड द फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दी हुई है, एपी यहाँ पे दी हुई है 2,7, 12, डॉट डॉट डैश, मतलब 2, 7, 12। बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, मतलब जो समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 डॉट डॉट, इसका हमें 10वां पद निकालना है। कौन सा पद, 10वां पद। तो यार अभी जस्ट उस इन चीज के बारे में समझ के आप अपने से एक बार ट्राई करो, ठीक है, बहुत सरल सवाल है। हमें कौन सा टर्म निकालना है, 10वां पद निकालना है, 10वां पद, 10वां पद निकालना है। यार देखो हम ये वीडियो उनके लिए जो इनको बिल्कुल मैथ से डर लगता है, तो बिल्कुल किसी को आ रहा है तो भी अच्छी बात है, किसी को थोड़ा ये मैं सोचूं मुझे आ रहा है तो तुम फास्ट देख सकते हो। जिनको नहीं समझ में आता मैथ उनके लिए बिल्कुल आसान से देखो, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ तो कोई डाउट नहीं छूटे। और यूपी बोर्ड वाले हिंदी माध्यम वाले भी देख लो, 10वां पद निकालना है हमें। तो कुछ नहीं, फार्मूला क्या था, फार्मूला दिमाग में लाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, ये हमारा फार्मूला था ना। अब इसी में रख दो, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लो। ठीक है, ये फार्मूला लिख लो। अब ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो पता सवाल देखकर हम इसमें फर्स्ट टर्म क्या है,
ए का मान कितना है 2। अरे भाई पहला पद 2 ही ना है। अब कॉमन डिफरेंस मतलब दो इसमें से पिछले वाले में से इसको घटा कर देख लेना, वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो डी का मान कितना होगा, 7 में से 2 हो जाएगा 5। 7 में से 2 हो जाएगा, क्या आएगा 5। और चौथा टर्म पूछा है 10वां पद ना, तो एन का मान कितना होगा, एन टर्म पूछा है, एन का मान कितना होगा 10। अब उसे रख दो इसी में फार्मूले में। ए ए टेन मतलब हमें 10वां पद निकालना है। ए टेन इक्वल टू हो जाएगा ए पहला पर 2 रख देंगे उसके जगह, एन की जगह हमने 10 रख दिया, और ए की जगह 2 प्लस एन की जगह फिर 10 रखना है, 10 -1। -1 तो आपने पहले दिया फार्मूले में। डी का मान 5। आप इसी को सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से एक जगह 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो जाएगा 2 प्लस 9 × 5 = 45। तो ये कितना हो गया 47। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ आई। तो हमारा 10वां टर्म कितना आ गया आंसर, 47 47। मिला लो अपना आंसर यार, जो जो लोग सॉल्व किए थे। कोई दिक्कत। ठीक है, अगला सवाल अब देखो, पहले खुद से एक बार कोशिश किया अगर सॉल्व करने की, उसके बाद आप उसके बाद आप देखा करो सलूशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। बाकी क्यों दिक्कत जन है अब हम। ठीक है। चौथा देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 यार, एग्जाम्पल नंबर 4। यार देखो, एग्जाम्पल सॉल्व करने का भी एक अलग मजा है। एग्जाम्पल सॉल्व किया कर मजा बहुत आता है। बोल रहा है क्वेश्चन में लिख दे रहा है, देखो। विच विच टर्म विच विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी हमें दी हुई है। ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या दी हुई है देख लो यहाँ पे, 21 18 15 फिर इस तरह एपी। अरे यार, ये डॉट 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 करके जा रही है, बोले ये एपी हमारी क्या है 21 18 15 इस तरह है, बढ़ती चली जा रही है। फिर उसके आगे दिया विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दे दिए, तो यहाँ पे लिखा है इज -81। क्या है -81। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मतलब बोल रहा है कि जो एपी दी हुई है इसका कौन सा टर्म -81 है। बात समझ में आई। कौन सा टर्म, देखो इस बार पूछ रहा है कि कौन सा टर्म, आपको पद पहले से दे दिया, आपको पूछा है वो कौन सा पद है कि जो -81 आएगा। उसके आगे और सवाल आगे क्या बोल रहा है, आल्सो मतलब और भी आपसे कुछ सवाल पूछा, आल्सो इफ एनी टर्म जीरो, इफ एनी टर्म जीरो, मतलब पूछ रहा है कि क्या इस जो ये समांतर श्रेणी दी है, क्या इसमें कोई ऐसा पद है जो जीरो भी आएगा, उसको पूछ रहा है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, बोल रहा है कि अपना रीजन भी दो कि क्या कोई ऐसा टर्म होगा, गिव रीजन, तो आपको रीजन भी देना है। देखो सवाल क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, ये समांतर श्रेणी दी हुई है 21 18 15, पूछ रहा है इसका कौन सा पद -81 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या इसका कोई पद ऐसा भी जो जीरो होगा, अगर जीरो है तो उसका कारण बताओ। तो चलो यार देखो सॉल्व करते हैं, पहले अपने दिमाग से बिल्कुल सवाल को सोचो और सॉल्व करो। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखो यार, ठीक है। सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, पहले तो एपी लिख ले रहे हैं, एपी क्या है 21 18 15 डॉट 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 ऐसे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से एक चीज तो आप निकाल सकते हो,
ए का मान मतलब प्रथम पद कितना 21 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों आप निकाल सकते हो, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, 18 में से 21 घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा -3। ये ऐसे बार निकालना जानते हो आप। तो ए का मान आ गया, मतलब प्रथम पद ए का मान आ गया और डी का मान आ गया -3। ये दो चीज पता हो गई। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा टर्म -81 है, बीच टर्म कौन सा पद, तो बस फार्मूले में रख दिया और हमें पता नहीं। मान लो कि जो एन टर्म हुआ कोई भी टर्म, मान लो कि एन टर्म जो वो क्या है -81, एन टर्म -81 होगी और हम एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, बस इसके बराबर कर -81 के। ये भाई मान लो कि वो पद जो हम निकालना चाहते हैं कौन सा, वो पहले से दिया है कि -81 है, लेकिन वो पूछा कौन सा पद है -81 है। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक फार्मूला रख देंगे। ए का मान हमें पता है 21 प्लस n-1, एन का मान नहीं पता उसी को निकालना है, मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -81। बस अगला पेज पे चलते हैं, आपको इसको सॉल्व कर देना है बस। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है, अगर इसको सॉल्व कर दे और एन का मान निकालो तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था 21 प्लस n-1 गुणे -3 इक्वल टू -81। अब देखो ये यहाँ पे 21 इस तरह प्लस में है तो उधर जाए तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो n-1 गुणे -3, इसको ये तो उसी तरह रहेगा। अब -81 पहले से, ये 21 यहाँ पर प्लस में, इसके आगे प्लस है ना, तो इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, चिन्ह माइनस करेगा तो ये जुड़ जाएगा। तो 1 1 2 8 8 2 10 -102 आएगा। अब n-1, अब यहाँ पे देखो m n-1 जो है गुणे -3 इक्वल टू -102 आ गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे जो -3 है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में मतलब कि बटे में। ठीक है, बस समझ आई, मतलब यहाँ पे n-1 इक्वल टू -102, यहाँ पर -3 जो यहाँ पर गुणे के साथ है ना, तो यहाँ पे आएगा तो भाग भाग में मतलब कि बटा में, भाग का मतलब बटा होता है भिन्न में। तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो नीचे माइनस ऊपर माइनस, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 102/3 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब होता है, इस भिन्न का मतलब होता है कि उस ऊपर में, ऊपर वाले में नीचे से भाग देना है, मतलब कि इस तरह 3 में 102 से ऐसे भाग देना है। तो भाग देने के बाद कितना आएगा, 3 3 9, एक बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 चौको 12 कट गया, कितना आ गया 34, मतलब इसको भाग देने पर कितना आ गया 34। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं n-1 का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पे 34, बस समझे। अब देखो n-1 ब्रैकेट हटा ले रहे हैं तो ये 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, हमारा टारगेट दिमाग में क्या है, n निकालना है, जो हमें पता नहीं है। यार ये सब सॉल्व करिए, होगे ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते होगे, क्लास 9th या 8th में। तो n-1 एक माइनस में था तो इधर आएगा प्लस में, तो n इक्वल टू यहाँ पर 34 पहले से था, या -1 था तो यह जाएगा प्लस में, n का मान कितना आ जाएगा 35। बात समझ में आई। तो वो जिस पद की बात कर रहा था कि वो कौन सा पद है जो कि -81 है, तो कौन सा है 35वां, बात समझ में आई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला तो आंसर निकल गया। कोई दिक्कत, पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसने, जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा था कि इस जो एपी दी हुई इसका कौन सा टर्म क्या है, -81 है, तो कौन सा टर्म है, यहाँ पर आंसर कितना आ गया n इक्वल टू 35, मतलब 35वां, n इक्वल टू 35, तो 35वां पद था, ये एक तो निकल गया। अब अगले पूछ रहा है कि उसी सीरीज में आगे पूछ रहा है क्या इसका कोई ऐसा टर्म भी है जो 0 हो जाएगा। अब देखो यार ये सीरीज क्या है, घटते हुए जा रही है ना, तो वो जानना चाह रहा है क्वेश्चन कि ऐसा कोई टर्म भी है जो
घट घट के जीरो हो जाएगा, मतलब ऐसा है कोई ऐसा समय भी है कि वो जीरो हमें मिलेगा इस सीरीज के दौरान। तो देखो इसके देखने के लिए हमारा को हम मान लेते हैं कि कोई टर्म जो है, इस पर हम लेते हैं मान लो कि वो जो कोई एम नंबर का जो टर्म है, एम स्थान पे आने वाला टर्म मान लो कि वो जीरो है। क्या है? जीरो। कुछ नहीं, जहाँ एन था वहां हम एम रख देंगे। भाई एक बार एन ले चुके हैं, दोबारा नहीं ले रहे, बस इसीलिए। तो यहाँ पर एन की जगह लेते एम माइनस वन इंटू डी। मान लो कोई एम नंबर का जो टर्म है, जो पद है, वो कितना आ जाएगा? जीरो। देखो यार, एम एन कुछ भी ले सकते हो, बस ये समझो कि यहाँ पर हमने एम वाला पद माना है। पहले जो इस सवाल था इसमें हमने एन यूज कर लिया था। देखो एन, इसीलिए यहाँ पे एन की जगह हम एम लिख रहे हैं, कि दूसरा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वही बार बार ले रहे हैं। तो पहला टर्म तो सॉल्व कितना देते हैं? 21। मान लो कि वो एम टर्म जीरो है। अब इसको हम देखेंगे कि क्या वो जीरो है कि नहीं। तो एम माइनस वन और डी का मान कितना था? -3। बस, अब जीरो। अब देखो ए मल्टीप्लाई में या प्लस में, तो प्लस वाला पहले उधर जाएगा ना। ए माइनस वन गुणे -3, तो ये प्लस में तो -21 हो जाएगा। अब ए माइनस वन, ये भाई ये तो जीरो है, तो जीरो माइनस हो जाएगा। 21 प्लस में तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 प्लस जीरो है, तो जीरो में कुछ भी जोड़ोगे तो वही आएगा, -21। तो ये -21 और यहाँ पर माइनस। ठीक है, और जो -3 था यहाँ पे भिन्न में आ जाएगा, तो -3। मतलब अभी दो माइनस ऊपर भी हो नीचे भी तो हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर दो माइनस जो ऊपर भी हो नीचे भी हो तो हट जाएगा, अगर एक ही जगह रहे तो नहीं हटता। अब देखो इसका मान जो अभी बताया था कि नीचे वाले ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना है। तो इसका एम माइनस वन का मान कितना आ गया? 3 में ऊपर 21 में भाग 7 आ जाएगा, इतना तो भाग जानते हो। ठीक है, 7 आ जाएगा। अरे यार, इतना नहीं जानते हो? 3 में 21 भाग देना है, 3 × 7 = 21, कट जाएगा। ठीक। तो एम का मान, एम माइनस वन का मान कितना आ गया? 7। तो एम बराबर कितना आ जाएगा? ये 7 और माइनस में दे जाएगा +1 = 8। तो एम का मान कितना आ गया? 8। मतलब कि हाँ भाई, ये आठवां पद जो है वो कितना है? जीरो है। बस समझ आ गई? तो ये हमने बिल्कुल सॉल्व करके दिखा दिया कि इस सीरीज जो हमारी समांतर श्रेणी चल रही थी, उसमें जो 8वें नंबर का पद आएगा, टर्म आएगा, वो कितना है? जीरो। तो दोनों सवाल को हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में तो एक बार पीछे देखो, फिर से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला सवाल देखो यार, क्या दिया है। ये बात समझ में आया ना कि कौन सा टर्म हमारा जीरो है? 8वां नंबर का टर्म जीरो है। आप मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हो ना कि एट्थ टर्म, एट्थ टर्म कितना है? जीरो। बात समझ में आई? एट्थ टर्म हमारा जीरो है। चलो, ठीक है। 8वां टर्म हमारा क्या है भाई? जीरो। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो ये भाई। अगला सवाल दिया एग्जाम्पल नंबर 5। आपको एग्जाम्पल नंबर 5 हम कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5वां सवाल दे रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। बोल रहा है डेट डेट पूछा है, डिटरमिन या डिटरमाइन जो भी बोलो। डिटरमिन डिटरमिन द एपी, मतलब डिटरमिन द एपी का मतलब उस एपी के बारे में बताना है, उस एपी का पता लगाओ। उस एपी को बताओ, मतलब उस समांतर श्रेणी को बताओ, हुज, जिसका, हुज थर्ड, हुज थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म है तीसरा पद, इज 5। तीसरा टर्म कितना है? 5 5। एंड सेवेंथ टर्म
सेवेंथ टर्म इज 9। बस नहीं, हम लोग थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सवाल समझ में आया कि नहीं? पहले अपने से लगाओ, फिर उसके बाद आपका सोल्यूशन का हमारा सोल्यूशन दिख रहा बोल रहा है कि डिटरमाइन दे पी, बस जो समांतर श्रेणी है वो अब क्या होगी, वो अब क्या होगी, वह समांतर श्रेणी क्या होगी, ठीक है। वो समांतर श्रेणी क्या होगी, हुज जिसका थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, तीसरा पद, तीसरा जिसका तीसरा पद कितना है, थर्ड टर्म में 5 5 एंड सेवेंथ टर्म अर्थात सातवां पद कितना है 9। बस सिंपल। तो यार देखो कुछ नहीं करना है हमें, बस अपना जो काम है वो करते जाना है, फार्मूला में याद है। तो एन एच टर्म का फार्मूला क्या होता है, एन एच टर्म का याद तो है ना, एन एच टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, ये होता है ना। तो कुछ नहीं, पहली बार क्या दिया है, तीसरा टर्म, तो एन के कितना आ जाएगा ए थ्री इक्वल टू, मान लो कि हमें पहला वो देखो पहला टर्म तो दिया नहीं है ना, तो कॉमन डिफरेंस का मान दिया है, तो उसको उसी तरह लिख देंगे ए प्लस, और ये नीचे कितना दिया है 3 माइनस 1 गुणे डी, फिर कितना हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई डी में 2d, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया मान लो। इसी प्रकार आगे क्या है, a7 मतलब सातवां पद में कि a7, पहला टर्म उसी तरह उतार लेंगे a, सातवां मतलब n माइनस वन, तो ये मुझे 7 रखना है माइनस 1, मल्टीप्लाई में डी का मल्टीप्लाई का, तो ऐसे डी लगा दो बाहर या मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो, दोनों बात बराबर है, इसे डायरेक्ट डी लिख दो या ऐसे लिखो, कोई बात अंतर नहीं। तो हो जाएगा ए प्लस 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 डी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये दो हमारी क्या बन गई, दो हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन समझते हो ना, दो समीकरण बन गया। तो a3 का मान कितना दिया था, 5 दिया था ना, तो a3 का यहाँ पर 5 रख सकते हैं, a प्लस 2d है जो a3 के बराबर है, और जो a प्लस 2d है, a प्लस 2d इक्वल टू कितना, a3 के बराबर, a3 मतलब तीसरा पद कितना दिया 5, बस 5 रख दे, तो ये पहला हमारा समीकरण था ना। दूसरा क्या था a प्लस 6d, कौन सा पद, सातवां पद, और ये कितना दिया सवाल में दिया है 9, बस ये दूसरा इक्वेशन था, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई ये तीसरा पद है कितना है 5 है, और उसी का मान कितना दिया a प्लस 2d, फार्मूला से निकाला, और सातवें पद का मान a प्लस 6d, ये तो फार्मूला से ये दिया हुआ है, तो दोनों बराबर होंगे ना, बस इसी को सॉल्व कर देना यार। देखो यार ये समीकरण है, आप सॉल्व करना जानते होंगे, जो नहीं जानते यार उनके लिए थोड़ा सा तो कठिन होगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एक एक समीकरण क्या था पहला वाला, a प्लस 2d इक्वल टू 5, दूसरा क्या था a प्लस 6d इक्वल टू 9, ये दो समीकरण था, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे। तो देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो पहला समीकरण है ये दूसरा था ना, मैं इस वाले को दूसरा वाला जो उसको ऊपर लिख रहा हूँ, a प्लस 6d इक्वल टू 9, इसको ऊपर लिख रहा हूँ, जो नीचे वाला है इसको इस वाले को नीचे लिख रहा हूँ 5। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यार यहाँ पर मुझको लग रहा था कि इसे घटाएंगे तो 6 वाला बड़ा है, तो इसे आसानी से घट जाएगा, समझ में आप लोग को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए किया इसको। तो यार जो घटाएंगे जो ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस, ऊपर वाले से नीचे घटा रहे हैं, मतलब समीकरण 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन समीकरण 2 में से ए को घटा रहे हैं, तो देखो ए में ऊपर वाले में से नीचे घटा रहे हैं, तो ये ए है ये भी है, तो ये कट के क्या होगा 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 6d है यहाँ पे 2d, ये घट रहा है, 6d में 2d कितना है 4d,
और यहाँ पर 9 इस 5 जाएगा 4। बात समझ में आई? तो यहाँ 4D = 4 आ गया, तो D का मान कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ 4, यहाँ डिवाइड में चला गया मतलब भागे में, तो 4/4 1, मतलब कॉमन डिफरेंस का मान कितना आ गया? 1। देखो भाई एक वैल्यू निकल गई कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना था? एपी, वो सीरीज हमको बनानी थी। तो हमें सीरीज बनाने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक प्रथम पद, पहला पद, और दूसरा कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम पूरी सीरीज बना देंगे। ये हमने सीखा था ना लेक्चर 2 लेक्चर 3 में, कि हमें कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद मिल जाए तो हम पूरी सीरीज बना देंगे। तो यार D का मान मतलब कॉमन डिफरेंस का मान यहाँ से हमारा क्या निकल गया? यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का मान कितना आ गया? यहाँ पे लिख देता हूँ 1। बस छोटा सा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। D = 4/4 = 1। अब देखो, जब D का मान 1 आ गया, बस अब हमको A का निकलना है मान, जो A हमारा बचा है, जो आपको नहीं पता था। D तो नहीं पता था, उसका मान निकल गया 1। अब A भी नहीं पता, इसको निकालना है, तो किसी भी दोनों में से किसी एक जगह रख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों में किसी जगह एक जगह रखना है। दोनों, यहाँ या तो यहाँ पर D का मान रख दो इसमें, या तो इस समीकरण में रख दो, या तो इस समीकरण 1 में, या तो समीकरण 2, यानी इक्वेशन 1 में रख दो D का मान, या तो इक्वेशन 2 में। हमें दोनों दोनों तरह से आप निकालोगे तो A का मान हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग आएगा। ठीक है, मैं 1 में रख कर निकाल रहा हूँ, आप 2 में रख कर निकालना, देखो सेम ही आएगी। तो A + 2D = 5। बस D का मान रखना है ना। D का मान कितना? 1। A + 2, इसका मतलब होता है 2D, मतलब कि यहाँ पर किसका चिन्ह? मल्टीप्लाई का, गुणा का। तो D का मान 1 है। बस रख, सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? A+2 में क्या गुणा होगा? 2 = 5। अब यहाँ से इसका मान क्या ना आ जाएगा? A = A+2 है या 5 है, तो 5 में से 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3। बस, तो मैं क्या पता चल गया? A का मान कितना आ गया? 3। देखो यार, मैंने समीकरण 1 में रख के D का मान 1 रखा है, तो A का मान 3 आ गया। आप 2 में भी D का मान रखोगे ना, तो वो भी 3 ही आएगा। आप रख के देखो, ठीक है? किसी एक में रखना है, आपको आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता चल गया, क्या क्या पता चल गया हमें? हमें A का वैल्यू पता चल गया 3, और D की वैल्यू 1, ये हमें पता चल गई। अब वो हमसे पूछा था सवाल में, डिटरमाइन द एपी, मतलब हमें उस एपी को बताओ, उस एपी को बनाओ, समांतर श्रेणी को बनाओ जिसका प्रथम पद, उस सवाल में ऐसे दे रखा था, लेकिन हमसे उसने इन दो चीजों को निकलवाया है, क्योंकि यही दो चीजें जरूरी है ना भाई, किसी भी समांतर श्रेणी को बनाने के लिए, प्रथम पद और उसका सार्वअंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। तो बस एपी कैसे बन जाएगी? पहला पद ऐसे लिख दो 3, और जो कॉमन डिफरेंस उसको जोड़ते चले जाओ, 3 × 4, अगला क्या हो जाएगा? 5, फिर एक जोड़ोगे 6, 7, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। बस ये हमारी एपी हो गई। ये हमारा क्या हो गई? एपी आंसर। चलती जाएगी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला सवाल देखो यार। क्या देखो, इतना सवाल हमने किया। देखो यार, काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। और बाकी आप यहाँ तक हमें जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आस्ते आस्ते पढ़ाया हूँ, मतलब आराम आराम से। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो यार, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है? तो लेक्चर को बस यहीं तक हम रखते हैं। हमने 2 ही 3 4 सवाल सॉल्व किए हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से समझाए, धीरे धीरे समझाए। तो ठीक है, यहीं तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, ठीक है? और बाकी यार, आप लोग बताओ कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। और आप लोग के लिए एक, भाई
आप लोग लेके यहाँ पे एक बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, जिन लोगों ने भी यहाँ तक लेक्चर देख लिया है, सवाल को अपने से सॉल्व कर लिया है, तो यार उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से देखा और सवाल को आपने लगाया। ठीक है भाई, तो बस मिलते हैं यार किसी नए नए क्या इसके आगे वाले जो भी मतलब जो क्वेश्चन इसमें लगवाएंगे, ये तो हमने एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल थे कुछ सॉल्व करा दिए, और भी जो एग्जाम्पल बचे उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मैं इतना धीरे धीरे यार सवाल को लगवा रहा हूँ, मैं चाहता तो फास्ट लगवा सकता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे थोड़ा सीखना चाहते हैं, जो एकदम बिल्कुल कमजोर है, जिनका मैथ से थोड़ा डर है, तो उनको ऊपर से उड़ जाएगा। अगर इनके बीच में भी कोई ऐसा सवाल लगाते समय अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत हो रही है किसी पर्टिकुलर लाइन में, किसी स्टेप में, तो उस स्टेप को आपको लिखो, और हो सकता है तो हम उस पर कोई एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि सर ये चीज़ मेरे को दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक। ठीक है भाई, तो भैया यहाँ पे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा समझा दो, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप उसको देख सकते हो। बाकी इतना मैं आप लोगों पे भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप अपने से पहले सवाल को अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब प्रयास किए होंगे कि सवाल हमसे लग रहा है कि नहीं, उसके बाद आपने सोल्यूशन देखा होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे देखते जा रहे हो। ठीक है, उससे कोई आप में बदलाव नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाओगे। अरे बस नहीं, तो यदि सीखना है तो पहले खुद से ट्राई करनी होगी चीज़ों को। और बाकी यार पढ़ते रहो, और भी अपनी जो भी ये सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल, जो भी आपने सब्जेक्ट क्लास 10th में लिए हैं, उन पर भी ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। और बाकी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको बताओ कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी बताओ जो समझ में जैसा लग रहा है। ठीक है, आपका जो भी विचार है उसे आप कमेंट में रखो, और जो भी हमको सुधार करना होगा, जो भी चीज़ आपको समझाने होगा, हम अगले लेक्चर में उसको रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।